हेलो हेलो। हाय जतिन। हाय। थैंक यू। आज की इस मीटिंग की कार्रवाई शुरू करने से पहले क्या हम जान सकते हैं कि मिसेस माया अजमेरा यहाँ किस हैसियत से हैं? I mean, क्या वो ललित अजमेरा को रिप्रेजेंट कर रही हैं? कुछ ऐसा ही समझ। जी नहीं, मैं यहाँ किसी को रिप्रेजेंट नहीं करने आई, बल्कि अजमेरा फाउंडेशन के वाइस चेयरपर्सन होने के नाते ये मीटिंग अटेंड करने आई। गुड। सक्सेना, फाइल दे दीजिए। कार्रवाई शुरू करें? ऑफ कोर्स। सबसे पहले मैं एक थैंक्स रेजोल्यूशन पेश करना चाहता हूं। थैंक्स टू मैडम इला सिंघानी और हसमुख अजमेरा। पब्लिक इशू की कामयाबी और शेयर के इस तरह बिकने का सारा क्रेडिट इन दोनों नामों को जाता है। मैडम इला सिंघानी का बिजनेस एक्यूमेंट और कभी फेल न होने का रिकॉर्ड इस कामयाबी में बहुत बड़ा योगदान है, और ऐसे ही हसमुख अजमेरा की सच्चाई और ईमानदारी का रिकॉर्ड इस कामयाबी का बहुत बड़ा फैक्टर है। आई ऑब्जेक्ट। जतिन, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि इला सिंघानी की सच्चाई और ईमानदारी पर तुम्हें कोई शक है? मिस्टर संजीव, रेजोल्यूशन में मैंने उनकी तारीफ ही की। आपकी तारीफ में भी एक तंज का पहलू है मिस्टर जतिन अजमेरा। ये जुमला आप चेंज करेंगे? लेकिन मैंने गलत क्या कहा? एक मिनट प्लीज। ये रेजोल्यूशन मुझे दे दीजिए प्लीज। मैं उस सेंटेंस को रिफ्रेश कर देती हूँ। मैडम इला सिंघानी और हसमुख अजमेरा जी दोनों के बिजनेस एक्यूमेंट, कभी फेल न होने का रिकॉर्ड, सच्चाई और ईमानदारी ने इस कामयाबी में बहुत बड़ा योगदान दिया है। अब ठीक है? नाउ यू मे प्रोसीड। इसलिए हम अपने इन दोनों बुजुर्गों के प्रति आभार प्रकट करते हैं और उन्हें हार्दिक धन्यवाद देते हैं। इस मीटिंग में दूसरा प्रस्ताव मैं रखना चाहता हूं। सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट की कामयाबी को देखते हुए मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि हम जिस पैमाने में इस प्रोजेक्ट को खड़ा करने जा रहे थे, अब उससे दुगने पैमाने पर खड़ा किया जाए और 6 महीने बाद हालात का जायजा रखते हुए ये डिसाइड कर सकते हैं कि इसे 4 गुना बढ़ा दिया जाए या नहीं। लेकिन जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस प्रोजेक्ट में आदिवासियों की जमीन एक अड़चन है। हम इस प्रोजेक्ट को कितना ही बड़ा क्यों ना खड़ा करें, लेकिन हम सब एक बात से सहमत हैं कि आदिवासियों को छेड़ा नहीं जा सकता और ना ही उनसे वो जमीन खाली करने के लिए कहा जा सकता है। जस्ट ए मोमेंट मिस्टर संजीव, व्हाट आदिवासी? Which land are you talking about? अरे वहां आदिवासी कभी थे ही नहीं, और अगर थे तो 6 महीने पहले उनकी जमीन खरीदी जा चुकी है। आदिवासी वहां से जा चुके हैं अपनी बस्ती छोड़कर। ये नहीं हो सकता, वहां तो रोहित था। वहां कौन था ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर आप लोगों को विश्वास नहीं होता तो मेरे पास तस्वीरें हैं प्रूफ करने की, देख लीजिए। ये जो खाली जमीन आप देख रहे हैं, यहां पिछली सदी में आदिवासियों की बस्ती थी।
ये मीटिंग यहीं पे खत्म हुई। जतिन, मैंने तुमसे कहा था मैंने तुमसे कि रोहित को कोई हाथ नहीं लगाएगा। अगर उस बीमार रोहित को कुछ हो गया ना, और अगर ऐसा कुछ हुआ तो सिलिकॉन प्रोजेक्ट में सबसे पहले आग मैं लगाऊंगा। ये कैसे हुआ? उन लोगों ने हमारे साथ ऐसे कैसे किया? और तुम लोग क्या सो रहे थे? पूरी की पूरी बस्ती उजाड़ दी गई और तुम लोगों को पता नहीं चला? मां, मैं इस बात के लिए जतिन को कोई माफ नहीं करूंगा। उसने ये सब हमसे बिना सलाह किए हुए किया। और मीटिंग में कोहली कहता है कौन सी बस्ती? जमीन तो वो 6 महीने पहले खरीद चुका था। लाइंग बास्टर्ड। रोहित को ढूंढो, उन आदिवासियों को ढूंढो। मेरा बच्चा घर में वापस आना चाहिए। महलों में पला हुआ राजकुमार किसी जंगल में, किसी वादी में दम तोड़े। ढूंढो उसे ढूंढेंगे मां, जरूर ढूंढेंगे, लेकिन उसका मिलना इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं मिलेगा वो? क्यों नहीं मिलेगा? क्या वो लोग उसे देश से दूर ले जाएंगे? हाँ, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बंजारा सोसाइटी की बनाई हुई सड़कों पर नहीं चलते। उनके अलग ही रास्ते होते हैं, पहाड़ों में से, जंगलों में से। वो लोग एक देश की सीमा में से दूसरे देश की सीमा में चले जाते हैं और वहां से तीसरे देश की सीमा में, यहां तक कि बॉर्डर फोर्स भी नहीं रोकती। ऐसे में मां, और ऐसे में वो लोग उस बस्ती की जमीन में फैक्ट्री बना लेंगे। अरे आग लगा दूंगा मैं उस फैक्ट्री में। बेवकूफों की जैसे बातें मत किया करो। रोहित को जरूर ढूंढो, लेकिन फैक्ट्री को बंद जाने दो। What has been done cannot be undone। आदिवासियों की बस्ती को लेकर स्कैंडल खड़ा मत करो। सिलिकॉन वैली प्रोजेक्ट जिस रफ्तार से चल पड़ा है, उस रफ्तार को मत रोको। भूल जाओ कि वहां कभी आदिवासियों की बस्ती थी। और रोहित को भूल जाए बड़ी माँ। ये मैंने कब कहा? रोहित को ढूंढो, दूसरे देश में जाना पड़े तो भी। संजीत, तुम कल की मीटिंग छोड़कर आ गए थे ना? हाँ मां, और फिर मैं पूरी बात सुन लो। जतिन को फोन करो और माफी मांगो और मीटिंग दोबारा बुलाओ। मीटिंग की जो कार्रवाई बाकी रह गई है वो पूरी करो। लेकिन बड़ी माँ, तुम जोश में मत आओ। जो मैं कह रही हूं वही करो। कांति, वो तो मेरा मुंह देखते रह गए जब मीटिंग में मैंने ये कहा कि कौन सी बस्ती और कौन से आदिवासी। मीटिंग छोड़कर चले गए। अरे चले गए तो चले गए, मुझे क्या परवाह। वो शेरनी इला सिंगानी बिल्ली बन के खंबा नोच रही होगी। यही तो मैं चाहता था। हालांकि रोहित के लिए मुझे अफसोस जरूर है। जब आदिवासी उसे बैलगाड़ी में बेहोशी की हालत में ले जा रहे थे, एक बार तो मेरी इच्छा हुई कि मैं संजीत को खबर कर दूं ताकि वो उसे ले जाए। वो करते तो झगड़ा उसी वक्त हो जाता। वैसे भी अब जो होना था हो चुका है। जतिन, व्यापार हो, राजनीति हो या जंग हो, इसमें इमोशंस की कोई गुंजाइश नहीं होती। वेल, यानी कि बिजनेस में बेरहमी की अहमियत से आप ही वाकिफ हो गई हैं। पति अगर बेरहम हो तो पत्नी को बेरहमी सीखनी पड़ती है। कांति, आज मैं बहुत खुश हूँ, बेइंतहा खुश हूँ अपनी कामयाबी पे। हाँ। लेकिन मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। जो कुछ हो रहा है और जो कुछ तुम कर रहे हो, इससे मेरे जीवन में कांटे बो रहे हो। लेकिन माँ, मैंने ऐसा क्या किया? जतीन बेटे, तुम्हें ऊपर की कामयाबी नजर आ रही है, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी जड़ें कोई खोद रहा है, ये तुम्हें नजर नहीं आता। एक तरफ इला सिंगानी की फोटो छपेगी और दूसरी तरफ तुम्हारे पापा की। लेकिन माँ, फोटो छपने में बुराई क्या है? बुराई तुम्हें नजर नहीं आएगी, लेकिन मुझे साफ नजर आ रही है। ये तुम और तुम्हारा कारोबार उनको बार बार मिलने का मौका देगा और वो मिलेंगे तो कामयाबी की हवा राख बनकर उड़ेगी और राख में दबी हुई चिंगारी शोलों में बदल जाएगी।
मुझे शर्म आ रही है कि मैं तुमसे ऐसी बातें कर रही हूं, लेकिन जिस बीवी का पति उसका दुश्मन बन जाए तो वो अपने बेटों से बात ना करे तो किससे करे? आप भी खुश हैं ना बाबूजी? क्यों खुश नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं? जिस बात को लेकर घर के सभी लोग खुश हैं, उसी बात को लेकर भला एक आत्मा दुखी क्यों? सिलिकॉन के शेयर्स लोग इस तरह से खरीद रहे हैं जैसे मुफ्त में इनामी बॉन्ड्स बट रहे हो। हमारी सक्सेस पर दुखी कौन हो सकता है सिवाय उसके जो हमारा दुश्मन। माँ जी खुश नहीं है। क्यों? उसे बेटे की कामयाबी पसंद नहीं आई? बाबूजी, वो अपनी जगह इनसिक्योर फील कर रही हैं। उन्हें लगता है कि इस नए कारोबार की वजह से आपकी और ईला जी की नए तौर पर मुलाकातें शुरू होंगी। अखबार में आपकी और ईला जी की तस्वीर साथ साथ छपना उन्हें अच्छा नहीं लगा। ईर्ष्या ने उसे अंधा कर दिया है। इस उम्र में वो 16 साल की लड़की की तरह बिहेव कर रही है। बाबूजी, आप तो समझदार हैं। आप जानते हैं कि बीवियां ऐसी ही होती हैं। मैं इस बारे में माँ जी को दोष नहीं देती। चलो, दोषी मैं सही तो क्या करूं? चंद्रलेखा के ईर्ष्यालु दिमाग का कैदी बनकर जिंदगी गुजारूं? दरवाजे खिड़कियां सब बंद कर दूं और औरतों की तरह कोप भवन में बैठ जाऊं? मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं। चंद्रलेखा को ना तो मैं कभी समझा सका और ना मैं कभी समझा सकता हूं। शायद तुम समझा सको। आई एम सॉरी बाबूजी। जो बात आप समझाना चाहते हैं वो बात दुनिया की किसी बीवी के समझ में नहीं आ सकती। बाबूजी, मुझे लग रहा है कि आप कुछ छुपा रहे हैं, लेकिन वो बात छुप नहीं रही बल्कि और साफ नजर आ रही है। क्या छुपा रहा हूं? बाबूजी, असूल मन को, जज्बात को दबा देते हैं, लेकिन कभी-कभी जज्बात भी उसूलों को दबा देते हैं। आप ही ने एक बार कहा था कि आदमी को जज्बात से डरकर रहना चाहिए, है ना? सारी औरतें एक ही तरह से सोचती हैं। बड़ी माँ ये कैसे कह सकी कि सिलिकॉन प्रोजेक्ट के काम को आगे बढ़ने दो? क्या उनको रोहित की ख्वाहिश का जरा भी ख्याल नहीं? या सिलिकॉन प्रोजेक्ट की सक्सेस ने उनकी आंखों पर पर्दा डाल दिया है? बड़ी माँ ऐसी होंगी ये मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। बॉबी, उन्हें तो रोहित से बहुत प्यार था ना। माँ जिससे बहुत प्यार करती है ना, उसी को दुनिया में जीने के काबिल नहीं छोड़ती। निखिल बिल्कुल ठीक कहता है बॉबी। नमस्ते फूफा जी। नमस्ते बेटा। इला सिंघानी की दुश्मनी से ज्यादा उसके प्यार से डर कर रहो। फूफा जी, आप तो बड़ी माँ को बहुत अच्छी तरह जानते हैं ना। क्या आप बता सकते हैं वो कैसी है? उनके मन में जो है वो क्या है? बेटे, इंसान के मन की बात तो देवता भी नहीं जान सकता, और खास तौर से औरतों के मन की बात। जीती रहो। और औरतों में भी वो औरत जिसका नाम इला सिंघानी है।
मैं उसके बारे में यही कह सकता हूं कि वो ऐसी है। मगर क्यों? बॉबी, तुम तो इला के साथ उसके घर में ही रहते हो ना। मैं जानता हूं कि रोहित की वजह से संजीत बहुत दुखी है। संजीत इला का बहुत लाडला बेटा है। किसी दिन संजीत को साथ लेकर इला से तुम खुद पूछना कि वो जैसी है ऐसी क्यों है। किसी दिन क्यों फूफा जी, हम बड़ी माँ से आज ही पूछेंगे। चलो अंकिता। अच्छा बाबूजी, हम चलते हैं। अच्छा बेटा, चलते हैं बाबूजी। जीते रहो। क्या बात है, आज सबकी आंखों में एक सवाल नजर आ रहा है? बड़ी माँ, हम सबकी आंखों में एक ही सवाल है और आज उस सवाल का जवाब आपको देना ही पड़ेगा। बच्चे जब माँ बाप से सवाल करते हैं तो माँ बाप को खुशी होती है, वरना बच्चों की शिक्षा अधूरी रह जाती है। बैठो और कहो क्या पूछना है। माँ, जवाब सच्चाई से दीजिएगा, क्योंकि झूठ से हम में से किसी की तसल्ली नहीं होगी। संजीत, कम से कम ये इल्जाम तुम मुझे नहीं दे सकते। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं झूठ कभी नहीं बोलती। खैर, ये बताओ सवाल क्या है? माँ, आप जैसी हैं ऐसी क्यों हैं? Could you please explain to me कि मैं कैसी हूँ? रूथलेस, बेरहम, रिश्ते जज्बात की परवाह ना करने वाली, कभी माफ ना करने वाली। निखिल, रोहित, सोनाली, यहां तक कि मैं भी, कौन है जो आपकी बेरहमी का शिकार नहीं हुआ है? संजीत, अपनी जरूरत के वक्त तुमने अपने आप को कब अकेला पाया? बॉबी, हर मुश्किल का हल ढूंढने तुम मेरे ही पास आया करते थे। अंकिता, संजना, निखिल, सपना, रोहित, सोनाली, किसे मैंने प्यार नहीं दिया, किसकी केयर मैंने नहीं की। लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा वक्त था जब मैं बिल्कुल अकेली थी। अपनी पहचान बनाने के लिए मुझे बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। The road to success isn't so easy. सप्लाई लाइन बनाए रखने के लिए जिंदगी भर स्ट्रगल करना पड़ता है। और रही बात कि मैं बेरहम हूं, रूथलेस हूं, तो जंग में सिपाही कितने मारे गए, राजा या जनरल ये सोचने बैठे तो जंग कभी नहीं जीत सकेगा। You have to be ruthless to win a war. और मन की शांति बड़ी माँ? जिसे मन की शांति चाहिए हो वो साधु बन जाए, जंगल चला जाए। ऐसा आदमी कभी एम्पायर नहीं बना सकता। मैंने जो एम्पायर क्रिएट किया है उसमें मेरी शक्ति अभी तक खत्म नहीं हुई। You must never mix your emotions with your ambitions. सिर्फ जज्बात के सहारे जिंदगी की ऊंचाइयों तक पहुंचा नहीं जा सकता। तुम्हें शायद मुझ पर गुस्सा आता होगा, पर मुझे तुम पर तरस आता है। मैंने आज तक तुम्हें जो कुछ सिखाने की कोशिश की, तुम सीख नहीं पाए। तुम सब सिर्फ जज्बात के दायरे में जीना चाहते हो। Any more questions? Bobby?